वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो इस CMTS 2019 में टोटल आपके एग्जाम 39 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 8/8/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके SSC/MTS 2019 के इतने शिफ्ट में आपके एग्जाम कराए गए हैं, जिसके 2/8/2019 के शिफ्ट 1 से लेकर के आपके यहाँ पर 8/8/2019 के शिफ्ट 2 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 8/8/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यह आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए आपको बॉडमास थ्योरम पता होना चाहिए। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूं। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, यानी कि 9 को किससे भाग करेंगे, 30 यानी कि 30 से भाग करेंगे। तो 9 को जब 30 से भाग किया जाएगा तो आपका वैल्यू कितना आएगा, तो वैल्यू आपका आएगा 0.3, यानी कि आपका कितना वैल्यू आएगा, 0.3 आएगा। और फिर क्या करेंगे, 0.3 का स्क्वायर यानी कि इसका वर्ग करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 0.3 का स्क्वायर 0.09 आपका 0.3 का स्क्वायर होगा। फिर आगे क्या है आपका, इंटू आपका कितना है 2.4 है, तो 2.4 लिखेंगे। प्लस आपका यहाँ पर जो है क्या, ऑफ का साइन है, तो इसे क्या करेंगे, हल कर लेंगे पहले। तो 0.3 को 12 से गुना किया जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, यानी कि 3.6 होगा। कितना होगा, 3.6। इंटू है, इंटू का साइन दे देंगे। फिर आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट वाले अंदर का यहाँ पर हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक में से 0.3 यानी कि 0.3 जाएगा तो आपका कितना आएगा, एक में से जब 0.3 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 0.7 आएगा। और जब यहाँ पर जो है हल करेंगे, अंदर में माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0.7 यानी कि 0.7 आएगा। और 0.7 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आएगा आपका, 0.49 आएगा। कितना आएगा, 0.49। तो अब आगे यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है आगे, तो प्लस का साइन देंगे। 9 इंटू है 0.3, यानी कि 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0.09 आएगा। 0.3 का वर्ग करेंगे यानी कि स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0.09 आएगा। तो आप क्या करेंगे, सारा गुना करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 0.09 को जब 2.4 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, 24 नमा आपका कितना होता है, 216। 216 में कितने संख्या के पहले जो है पॉइंट आएगा, यहाँ पर एक संख्या के पहले पॉइंट है, यहाँ पर 2 संख्या के पहले पॉइंट है, यानी कि कुल मिलाकर 3 संख्या के पहले पॉइंट आएगा। यानी कि 24 नमा कितना होता है, 216, और 3 संख्या के पहले पॉइंट आएगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, पॉइंट 216। फिर आगे क्या करेंगे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। 36 को किससे गुना करेंगे, 49 से। यहाँ पर गुना करके देख लेते हैं कि 36 और 49 गुना किया जाएगा तो कितना आएगा। यहाँ पर जो है 36 है 49 है, यानी कि 36 × 5 = 180, यानी कि 1800। 1800 में से आपका 36 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 1764 बचेगा। यानी कि 1764 में कितने 3 अंक के पहले जो आपका क्या आएगा, पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1.764 होगा। कितना होगा, 1.764। यहाँ पर जो हम लोगों ने क्या किया, 36 को 49 से गुना किया है तो आपका कितना आया था, 1764। और 1764 में 3 अंकों के पहले पॉइंट आएगा आपका। फिर आगे प्लस का साइन है तो प्लस देंगे। 9 इंटू क्या करेंगे, 0.09 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 नमा 81। कितने संख्या के पहले पॉइंट आएगा, तो 2 संख्या के पहले। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 0.81 होगा। क्या करेंगे, आप सभी को यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 10, तो हाथ में 1 आपका, फिर 6 × 1 = 7, 7 × 1 = 8 है, 1 आपका कितना हो गया, 9। फिर आपका यहाँ पर 8 × 7 = 15, 15 × 2 = 17, 15 × 2 = 17, 17 17 17, हाथ में 1, और 1 का 1 आपका कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आंसर आएगा, तो 2.79 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस कितना है, तो 3040 रुपये है। यदि वस्तु पर 20% की छूट यानी कि डिस्काउंट दी जाती है तो आपसे पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर जो है जब भी किसी वस्तु पर छूट दी जाती है, किस पर हमेशा दी जाती है? अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य है कितना है? 3040 रुपये है। और बोला जा रहा है कि 3040 रुपये पर 20% की छूट दी जा रही है। तो किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य खुद में कितना होता है? 100% होता है। किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य खुद में कितना होता है? 100% होता है। तो 100% के सामान पर 20% का छूट दे रहा है, तो उसे बेच कितने में रहा है? तो 100 माइनस 20 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 80% में उसे बेच रहा है। परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। हल करेंगे आपका क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य यानी कि एसपी निकलेगा। तो हल कर लेंगे यहाँ पे, तो शून्य शून्य आपका चला गया, एक शून्य, दो शून्य नीचे चला गया। गुना करेंगे 304 इंटू 8, तो आपका कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 यानी कि 3 2, और आपका कितना हो गया? 8 तिया 24 हो गया। यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य आपका कितना होगा? तो 2432 रुपये उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा, लाइक करना कंपलसरी है, तो लाइक कर दीजिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि राहुल का वेतन राकेश के वेतन से 40% कम है। फिर बोला गया कि दीपक का वेतन राहुल के वेतन से 80% अधिक है। यदि दीपक का वेतन 34,560 रुपये है तो राकेश का वेतन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ पर पहले लाइन में दिया गया है कि राहुल का वेतन राकेश के वेतन से 40% कम है। तो सबसे पहले 40% को क्या करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा आपका? 2/5 होगा। कितना होगा 40% का फ्रैक्शन वैल्यू? 2/5। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे कि 40% है, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। यहाँ पर 20 दूनी 40, 20 पचे 100 आपका चला गया। यानी कि 40% को हम लोग 2/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही किया कि 40% को क्या किया? 2/5 लिखा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि राहुल का वेतन राकेश के वेतन से 2/5 कम है। यानी कि इस तरीके से है राहुल, यहाँ पर जो है राहुल RL मैं इसे डिनोट करता हूँ, राकेश को RA से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है राकेश के वेतन से 2/5 कम है। यानी कि राकेश अगर 5 यूनिट उसका वेतन है, राकेश का अगर 5 यूनिट वेतन है तो राहुल का उससे 2 यूनिट कम वेतन है। यानी कि अगर राकेश का 5 यूनिट वेतन है तो राहुल का उससे 2 कम, यानी कि कितना यूनिट वेतन होगा? 3 यूनिट वेतन होगा। तो राहुल और राकेश का वेतन का अनुपात कितना आ गया? 3:5। फिर दूसरे लाइन में बोला गया कि दीपक और राहुल के वेतन से 80% अधिक है। तो 80% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू, तो आपका कितना हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू? 4/5। यहाँ पर बोला जा रहा है कि दीपक का वेतन राहुल के वेतन से 4/5 अधिक है। यानी कि राहुल अगर 5 यूनिट है, राहुल का वेतन अगर 5 यूनिट है तो दीपक का वेतन उससे 4 यूनिट अधिक यानी कि 9 यूनिट है। तो यहाँ पर दीपक और राहुल का वेतन कितना हो गया? 9:5। लेकिन जब यहाँ पर रेशियो में देखेंगे, यहाँ पर राहुल का वेतन 3 यूनिट है, लेकिन दूसरे वाले में रेशियो में राहुल का वेतन 5 यूनिट है। तो एक ही व्यक्ति का वेतन तो अलग अलग नहीं हो सकता। तो हम लोगों को क्या करना होगा? यहाँ पर यूनिट में वैल्यू राहुल का सेम करना होगा। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो इधर क्या करेंगे? अपोजिट साइड में 5 को 3 से गुना कर देंगे, यानी कि होल रेशियो को 3 से गुना करेंगे। अगर यहाँ पे 3 है तो होल रेशियो को क्या कर देंगे? 5 से गुना करेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर राहुल हो जाएगा आपका 5 तिया 15, राकेश आपका कितना हो जाएगा? 5 पचे 25, दीपक आपका हो जाएगा 9 तिया 27, और राहुल आपका कितना है? 15। तो राहुल हर दोनों जगह क्या हो गया आपका? 15-15 यूनिट हो गया। यानी कि राहुल क्या हो गया? दोनों जगह सेम हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि दीपक का वेतन 34,560 है तो दीपक का वेतन जो है यूनिट में कितना है? तो यूनिट में यहाँ पर 27 यूनिट है। तो इसी 27 यूनिट का वैल्यू रुपये में कितना दिया गया है? तो रुपये में दिया गया है 34,560 रुपये दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 27 से 34,560 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? यहाँ पर एक बार में। आपका कितना बच गया? 4 3 7, तो 27 दूनी आपका 54 हो गया, 27 दूनी 54। फिर आपका कितना बच जाएगा? यहाँ पर आपका
27, यहाँ पर 7, 75, 27 दूनी 54, यानी कि 21, तो कितना हो गया 216, यानी कि कितने बार में जाएगा 8 बार में। यहाँ पर फिर एक बार आपका जीरो आएगा, यानी कि 1280 रुपया क्या आ गया, एक यूनिट का वैल्यू आ गया। हमें क्या चाहिए, राकेश का वेतन चाहिए। तो राकेश का वेतन जो है यूनिट में यहाँ पर कितना था, 25 यूनिट था। तो क्या करेंगे, अगर एक यूनिट का वैल्यू 1280 रुपये है तो 25 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1280 में 25 से गुना करेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, जीरो, 25 अठी 200, यानी कि जीरो, फिर 20, 25 दूनी 50, 20 70, 7, 25 और 7 आपका कितना हो गया, 32 हो गया। यानी कि यहाँ पर राकेश का वेतन जो है कितना है टोटल, तो टोटल राकेश का वेतन 32,000 यानी कि 32,000 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में दिए गए जूतों की संख्या प्रत्येक दिन, यानी कि D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, यानी कि पर एक सप्ताह में प्रत्येक दिनों में क्या दी गई है, जूतों की संख्या दी गई है, जो कि विनिर्माता यानी कि निर्माण किया जाता है प्रत्येक सप्ताह जो है जूतों की संख्या। जैसे कि पहले दिन जो है 720 जूते का निर्माण किया जाता है, दूसरे सप्ताह में जो है 628, उसी तरीके से सभी दूसरे सप्ताह नहीं सॉरी दूसरे दिन में, तो सभी दिनों में जो है क्या दिया गया है, सभी दिनों में अलग अलग जो है जूतों की संख्या दी गई है जिनका निर्माण किया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सभी 7 दिनों को मिलाकर कंपनी द्वारा विनिर्मित जूतों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि पूरा मिलाकर उन 7 दिनों में कितने जूतों का निर्माण किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, हमें सभी जूतों की कुल संख्या निकालनी होगी, यानी कि सभी का योग करना होगा। तो पहले दिन में जो है कितने जूते बेचे गए, तो 720, दूसरे दिन में जो है 628 बेचे गए, तीसरे दिन में 740, मैं यहाँ पर सभी संख्या लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है चौथे दिन में 942, फिर आपका 966 है, फिर आपका 1034 और अंत में आपका कितना है 1200। सभी को क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 8 2 10, 10 10 20, यानी कि 0 हाथ में 2, 4 4 8, 8 4 12, 6 18, 3 19, 19 और 2 आप 19 और 2 यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गलत, 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 3 21, 21 और 2 आपका कितना होगा 23, हाथ में 2, 7 6 13, 13 7 20, 20 और 9 29, 29 और 9 29 और 9 आपका हो गया 38, 38 और 10 48, 48 और 12 आपका हो गया 60 और 60 और 2 बचा हुआ था तो कितना हो जाएगा 62। यानी कि टोटल जो है जिनकी बनाया गया है टोटल जूतों की संख्या एक सप्ताह में कितना है 6230 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए है कि 4 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज कितना है 20 है। यदि यानी कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 है तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहली 4 संख्याओं का औसत अगर दिया हुआ है तो हम लोग निकाल सकते हैं कि पहली 4 संख्याओं का योग कितना होगा। तो अगर यहाँ पर 4 संख्या का औसत 20 है तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे 4 × 20 करेंगे। तो 4 को जब 20 से गुना किया जाएगा तो कितना आएगा 80 आएगा, यानी कि पहली 4 संख्याओं का योग कितना है 80 है। फिर बोला गया कि उनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 15 है। तो इनका योग निकालने के लिए क्या करेंगे 2 × 15 करेंगे, यानी कि 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो जब उन 4 संख्याओं को योग में से पहली 2 संख्याओं का योग को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, अंतिम 2 संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50। तो ये आपका क्या हो गया, अंतिम 2 संख्याओं का योग आ गया। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। तो टोटल कितने नंबर है 2 नंबर बचे हुए, तो 2 से डिवाइड करेंगे 50 को तो कितना बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका 50 2 से 25 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका औसत कितना आएगा 25। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए हैं कि कोई रेलगाड़ी सुबह 6 बजे ए से रवाना होती है और उसी दिन सुबह 11 बजे बी पर पहुँचती है। एक दूसरी रेलगाड़ी सुबह 8 बजे बी से रवाना होती है और उसी दिन दोपहर 3 बजे ए पर पहुंचती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को
किस समय पार कर चुकी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि पहली रेलगाड़ी जो है, जो पहला रेलगाड़ी है वो जो है 6 बजे चलता है ए से और 11 बजे बी पर पहुंच जाता है। तो कितने समय टोटल लगता है ए से बी तक उसे पहुंचने में? 6 बजे ए से चलता है, 11 बजे पहुंच जाता है, यानी कि कितने घंटा लग रहा है? तो यहाँ पर 6 से जब 11 बजेगा तो कितने घंटा लगेगा? 5 घंटा। यानी कि पहली ट्रेन जो है ए से बी तक की यात्रा करने में कितना समय लेता है? 5 घंटे का, यानी कि 5 आवर का समय लेता है। फिर जो है हम लोग क्या निकालेंगे कि दूसरी ट्रेन कितने समय लेती है। तो दूसरी ट्रेन जो है सुबह 8 बजे खुलती है, 8 बजे जो है बी से खुलती है, कि किससे खुलती है? बी से खुलती है। और ए पर कितने बजे पहुंचती है? 3 बजे पहुंचती है। तो 8 बजे खुलती है, 3 बजे पहुंचती है, तो कितने घंटे में जो है बी से ए की जो है दूरी तय करता है? तो दूसरी रेलगाड़ी जो अगर 8 बजे खुलेगा, 3 बजे पहुंचेगा, तो कुल मिलाकर उसे उस दूरी को ट्रैवल करने में 4 और 3 7 घंटे लगेंगे। यानी कि दूसरी रेलगाड़ी उतनी ही दूरी को 7 घंटे में तय करती है। तो यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो। दोनों जो है क्या आ जाएगा? उन रेलगाड़ी के समय का अनुपात आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि समय का उल्टा क्या होता है? चाल होता है। आपको पता होना चाहिए, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में जो है आपका चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि समय का उल्टा क्या होता है? स्पीड, यानी कि चाल होता है। तो अगर उनका समय का अनुपात 5:7 है तो चाल कितना हो जाएगा? 7:5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि पहली वाली ट्रेन की गति कितनी है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी वाली ट्रेन की गति कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? दूरी निकाल सकते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर, सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि दूरी बराबर आपका क्या हो जाता है? चाल इंटू समय होता है। क्या हो जाता है आपका? चाल इंटू समय, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर से जो है पहली वाली ट्रेन की समय जो है कितना लेता है? 5 घंटे समय लेता है, और चाल उसकी कितनी है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा? दूरी। तो कितना हो जाएगा? 7×5 = 35 किलोमीटर क्या हो जाएगी? उन दोनों, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी होगी। दूसरा ट्रेन में भी गुना करेंगे तो 7×5 = 35 ही होगा, यानी कि दोनों की दूरी, दोनों जो है क्या होता है? एक ट्रेन ए से चलता है, दूसरी ट्रेन बी से चलती है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी तो समान ही है। तो दूरी कितनी आ गई? 35 किलोमीटर आ गई। तो यहाँ पर फिर बोला गया कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को किस समय पर मिलेगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया है कि ए जो है 6 बजे ही चलना शुरू कर देता है, लेकिन बी जो है 8 बजे चलना शुरू करता है। तो 8 बजे तक पहली जो ट्रेन है उसने कुछ दूरी तय कर लिया होगा। अगर एक ट्रेन 6 बजे चलता है, दूसरा ट्रेन 8 बजे चलता है, तो पहला वाला ट्रेन 8 बजे तक उसने कुछ दूरी तय कर लिया होगा। तो पहले वाले ट्रेन की स्पीड कितनी है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने घंटा ट्रैवल किया? तो 2 घंटा। 6 से 8 कितने घंटा? 2 घंटा ट्रैवल किया। तो कितना दूरी तय किया होगा? 7 दूनी 14 किलोमीटर दूरी तय किया होगा। तो 35 माइनस क्या करेंगे? 14 करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर 21 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि अब ए और बी के बीच की दूरी है। इसी बीच की दूरी अब जो है मान लीजिए ए से जो पहला ट्रेन चलना शुरू किया होगा 8 बजे तक यहाँ पर है, ये जो है यहाँ पर पहला ट्रेन जो है 8 बजे तक यहाँ पर है, लेकिन दूसरा ट्रेन जो है 8 बजे तक तो अभी चलना 8 बजे चलना शुरू ही करेगी, यानी कि दूसरा जो ट्रेन है अभी यहाँ पर भी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई? 21 किलोमीटर आ गए। और इसी दूरी को क्या करना है? अब उन दोनों ट्रेन के द्वारा तय करना है। और यही पूछा जा रहा है कि वो दोनों ट्रेन जो एक दूसरे को पार किस समय करेगी या फिर कर चुकी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है दोनों के बीच की दूरी 21 किलोमीटर हम लोगों ने निकाला, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो चाल क्या होगा? जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनका चाल क्या हो जाता है? आपस में जुट जाता है। तो एक का चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों का चाल जो है कितना हो जाएगा? योग 7 + 5 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, क्योंकि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो
तो यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर चुकी होगी। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3×7=21, 3×4=12, यानी कि 7/4 घंटे में एक दूसरे को पार कर चुकी होगी। तो मिनट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1 घंटा 45 मिनट लगेगा उस ट्रेन को आपस में मिलने में। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कितने बजे वे आपस को जो है पार कर चुकी होंगी। तो यहाँ पर जो है पहली ट्रेन यहाँ पर भी 8 बजा हुआ है, इधर भी 8 बजा हुआ है, यानी कि दोनों जो है 8 बजे प्लस उसमें 8 बजे उसमें क्या करना होगा, 1 घंटा प्लस 45 मिनट करना होगा। तो आपका समय कितना बजेगा, तो अगर 8 बजे में 1 घंटा 45 मिनट जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 बज के यानी कि 9:45 पर वे एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि 9:45 AM, यानी कि सवेरे जो है 9:45 AM में वे जो है दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये जो है अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो 1-2 बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, आपको समझ ही आ जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि रमन और संजय क्रमशः जो है 63,000 रुपये तथा 42,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 9,000 रुपये का होता है तो रमन का हिस्सा क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में कि जिस अनुपात में किसी व्यक्ति के द्वारा व्यापार में निवेश किया जाता है उसी अनुपात में उसे लाभ भी प्राप्त होता है। तो रमन को हम लोग R से डिनोट करेंगे। तो रमन ने जो है कितना जो है यहाँ पर व्यापार में निवेश किया, तो 63,000 रुपये निवेश किया। और संजय ने जो है कितना हज़ार रुपये निवेश किया, तो 42,000 रुपये निवेश किया। दोनों का क्या निकालेंगे, यहाँ पर अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 शून्य 3 शून्य तो चला गया, 21 से काटेंगे तो 21 तिया 63, 21 दूनी 42 हो गया। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि रमन का इनकम कितना है, ये सॉरी इन्वेस्टमेंट, यानी कि रमन जो है निवेश कितना किया है 3 यूनिट और संजय कितना किया 2 यूनिट किया है। तो जिस अनुपात में उनका जो है निवेश होगा उसी अनुपात में क्या होगा, उनका लाभ होगा। यानी कि ये जो है निवेश का अनुपात को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट का अनुपात भी बोल सकते हैं। तो रमन और संजय का प्रॉफिट का अनुपात कितना है, 3:2 सॉरी 3:2। तो 3:2, तो इनका जो है यूनिट का योग कितना हो जाएगा 5 यूनिट। और इस 5 यूनिट का जो है रुपये में कितना वैल्यू दिया गया, 9,000 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया, 9,000 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू होगा यहाँ पर 5 से 9,000 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 1800 बार में चला जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 1800। पूछा क्या जा रहा है, रमन का हिस्सा लाभ में पूछा जा रहा है। तो रमन का हिस्सा लाभ में कितना था, 3 यूनिट था। कितना था, 3 यूनिट था। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 1800 रुपये है तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1800 में 3 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 18 तिया 5400 रुपये होगा। कितना होगा, 5400 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि A 6 तथा 7 दोनों से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और B जो है 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो B माइनस A का बताइए कि मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पहले A और B का मान निकालना है। तो मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि A का वैल्यू उतना है जितना 6 और 7 से विभाजित करे और वो जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो। तो 6 और 7 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो 6 और 7 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 6 और 7 आपस में को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, उन दोनों संख्याओं का गुणज ही उनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 7×6 42। कितना होगा, 42 होगा। यानी कि हमें 42 का गुणज ऐसा ढूंढना है जो कि 3 अंकीय और सबसे छोटी हो। तो 42 में अगर 2 गुना करेंगे तो 42 दूनी कितना होगा, 84।
लेकिन अगर 3 गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 42 तिया आपका हो जाएगा, 2 तिया 6, 4 तिया 12, यानी कि ए का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, 126 आएगा। कितना आएगा, 126 आएगा। क्योंकि ये यहाँ पर बोला गया कि कौन सी संख्या जो 6 और 7 से विभाजित होनी चाहिए, तो 6 और 7 से 126 विभाज्य है। और ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 6 और 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी, क्योंकि यह संख्या जो है 42 से विभाज्य है, जो कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 6 और 7 से विभाज्य है, तो कितनी होगी, ए की मान 126। अब क्या करेंगे, बी का वैल्यू निकालेंगे। तो बी का वैल्यू बोला जा रहा है कि वह जो है 6 और 7 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि वह संख्या किससे कटनी चाहिए, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम से। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 42, यानी कि 42। लेकिन इस बार बोला जा रहा है कि इस बार जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें चाहिए, जो कि इन दोनों संख्या से पूर्णतः कटे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 4 बार 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 बार 9। तो हम लोग क्या करेंगे, 42 से 9999 को भाग करेंगे। तो यहाँ पर भाग करके देख लेंगे, तो 42 दूनी 84, आपका कितना बचा शेषफल, यहाँ पर 5 4 9 1। यहाँ पर भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12। यहाँ पर हल करेंगे तो 9 में से 6 गया 3, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पर आपका 9 आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 8 32, 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, हाथ में 1, 8 चौक 32, 1 33। तो यहाँ पर शेष आपका कितना बच गया, शेष आपका 3 बच गया। तो ये जो 3 आपका रिमाइंडर बचा उसको क्या करेंगे, 9999 से माइनस करेंगे। तो 9999 से जब 3 माइनस करेंगे तो वह संख्या कितनी आएगी, 9996 वह संख्या आएगी। तो बी का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 9996, जो कि 6 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी, और वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 6 और 7 से कटेगी। तो अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, b माइनस ए पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, b माइनस ए, यानी कि b का वैल्यू को, यानी कि 9996 में से क्या करना है, 126 घटाना है। तो घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 99 में से 1 गया तो 98 आएगा, यानी कि b माइनस ए का वैल्यू कितना होगा, 9870। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि विजय किसी कार्य को अकेले 50 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 10 दिनों में कार्य का कितना भाग पूरा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो अगर कोई व्यक्ति किसी काम को बोला जाए कि ए दिन में कर दे, मान लीजिए कोई बोला कि एक आदमी है, वो बोलता है कि मैंने कोई काम जो है ए दिन में किया, तो अगर उसे पूछे कि उसने एक दिन में कितना काम किया, अगर कोई आदमी बोलता है कि कोई काम उसने टोटल उस काम को ए दिन करने में लगाता है, तो अगर उसे पूछा जाए कि एक दिन में वह कितना काम करता है, तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि 1/a काम करता है। क्या बोलेगा, 1/a काम करता है। तो यहाँ पर जो है दिया गया है कि विजय जो है, विजय कुल काम को, उस एक काम को, यानी कि उस टोटल काम को जो है कितने समय में करता है, 50 दिन में पूरा करता है। तो अगर उससे पूछा जाए कि उसके एक दिन का काम कितना है, तो कितना काम होगा, 1/50 काम होगा, यानी कि विजय एक दिन में 1/50 काम करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह जो है 10 दिनों में कितना काम करेगा। तो अगर एक दिन में 1/50 काम करता है, तो 10 दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/50 में 10 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 चला गया, तो आपका कितना आएगा, 1/5 आएगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि विजय 10 दिन में कुल काम का 1/5 काम करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए आंकड़ों का माध्यिका यानी कि मीडियन क्या होगा। तो मीडियन निकालने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले जो नंबर आपके दिए गए वो सारा हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे छोटी संख्या 41 है, 41 के बाद आपका क्या है, 43 है, 43 के बाद आपका क्या दिख रहा है, 46, 46 के बाद आपका क्या है, 50 है, 50 के बाद आपका क्या दिख रहा है यहाँ पर, 55।
50 के बाद आपका कितना है 55 है। 55 के बाद आपका यहाँ पर 55 के बाद आपका कितना है 61 यानी कि 61 है। तो 61 के बाद आपका कितना है 68 है। 68 है यहाँ पर 68 आपका 68 के बाद आपका 76 है। 76 के बाद 85 है यानी कि 68 के बाद 76, 76 के बाद 85। अब 85 के बाद एक संख्या और कौन सी बची हुई है 95। तो टोटल यहाँ पर जो है क्या हुआ, टोटल जितने नंबर ऊपर थे उतना हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर नीचे में लिख लिया। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर लिया। अब हमें क्या ढूंढना है कि बीच की संख्या कौन सी है, इन सभी संख्याओं में से बीच की संख्या कौन सी है, वही आपका क्या होगा मीडियन यानी कि माध्यिका होगी। तो टोटल नंबर कितने, टोटल आपके 3 3 6 4 10 नंबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, 5वीं और 6वीं नंबर का योग का आधा ही क्या होगा बीच की संख्या होगी। तो इधर क्या करेंगे 4 अंक आपका अलग हो गया, इधर आपका 4 अंक अलग हो गया। तो ये दोनों संख्या का योग का आधा ही क्या होगा बीच की संख्या यानी कि मीडियन होगी। तो क्या करेंगे पहले इसका योग निकालेंगे। तो 55 और 61 आपका कितना हो जाएगा 5 1 6 6 5 11। हमें क्या करना है बीच की संख्या निकालनी है। तो टोटल कितने नंबर है 2 नंबर है। तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 116 को जब 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 58 बार में चला जाएगा। यानी कि इन सभी संख्याओं में से इन सभी संख्याओं का माध्यिका यानी कि मीडियन कितनी आएगी, तो 58 यानी कि 58 आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर हुई हानि का आधा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य यानी कि सीपी क्या है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जिसे उसे जो है जितना पहले लाभ हो रहा था उससे 2 गुना क्या हो रहा है हानि हो रहा है। यानी कि पहले जितना लाभ हो रहा था वो जो है किसके बराबर है, हानि के आधे के बराबर है। यानी कि अगर हानि को हम लोग क्या मान ले 2x मान ले, क्या मान लेते हैं यहाँ पर कुछ समय के लिए कि हानि क्या होती है 2x होती है। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट जो है हानि का आधा। क्या बोला जा रहा है कि जितना हानि हो रहा है उससे आधा क्या है लाभ हो रहा था पिछले वाले में। तो अगर हानि 2x है तो लाभ कितने का हो रहा होगा x का हो रहा होगा। और आपको पता होना चाहिए कि सीपी बराबर यानी कि क्रय मूल्य बराबर एसपी माइनस क्या करते हैं प्रॉफिट करते हैं। यानी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ करते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस करती है। तो ये दोनों आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या करते हैं क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ करते हैं या फिर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस लॉस करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है 720 रुपया में क्या किया गया उसे बेचा और कितने का लाभ हुआ x रुपये का लाभ हुआ। तो क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस x कर देंगे। तो आपका इधर क्या हो जाएगा सीपी यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर जो है दूसरे बार में उसे 360 रुपये में बेचता और उसे क्या होता है 2x का लाभ होता है। यानी कि इधर अगर प्लस 2x कर दे, सॉरी लाभ नहीं हानि हो रहा है, तो अगर इधर प्लस 2x कर दे तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा सीपी यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा। दोनों एक ही वस्तु का क्रय मूल्य है तो दोनों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। हल करेंगे यहाँ पर तो आपका कितना हो जाएगा x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 720 में से 360 गया तो आपका कितना बचेगा 360 बचेगा। x बराबर आपका कितना आ जाएगा 120 रुपये। हमसे पूछा क्या जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए x का वैल्यू किधर भी पुट कर देंगे, या तो आप इधर पुट कर सकते हैं या फिर इधर भी पुट कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इधर पुट करेंगे हम लोग 720 माइनस क्या करेंगे 720 माइनस x यानी कि x का वैल्यू कितना 120। तो 720 माइनस 120 करेंगे तो कितना आएगा 600 आएगा। यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो 600 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के अंदर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त की परिधि यानी कि पेरीमीटर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला क्या गया कि कोई एक वर्ग यानी कि स्क्वायर है, उसके अंदर क्या किया गया एक वृत्त बनाया गया यानी कि एक सर्कल बनाया गया और इसी वृत्त का क्या पूछा जा रहा पेरीमीटर यानी कि परिधि पूछा जा रहा कि क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए इस वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए, तभी तो हम लोग पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दिया गया है कि जो वर्ग है उसकी जो है भुजा की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो इस जो सर्कल आप दिख रहा है उसका डायमीटर यानी कि व्यास भी जो होगा उस
वर्ग के भुजा के बराबर होगा, यानी कि इसका जो व्यास है वो कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या यानी कि रेडियस होता है। तो 14 का आधा कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपकी त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या पता होना चाहिए, इस सर्कल का परिमाप का फार्मूला। तो सर्कल का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, यानी कि परिधि का फार्मूला होता है 2πr होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। त्रिज्या का वैल्यू यहाँ पर कितना आया, 7 सेंटीमीटर। तो 7 हल करेंगे तो यहाँ पर 7 से 7 चला गया, 22 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। यानी कि वर्ग के अंदर के वृत्त का परिधि कितना आएगा, तो 44 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बॉडमास थ्योरम मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ का हल करेंगे। तो यहाँ पर ऑफ मतलब गुना होता है साइन। तो क्या होगा आपका 2 इंटू 3, यानी कि 2 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 6 को जब 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2। 3 दूनी 6 हो गया। 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2। 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि यहाँ तक हल करने पर कितना आया, 4 आया। कितना आया, 4 आया। तो 4 प्लस आगे साइन है तो प्लस कर देंगे। अब क्या करेंगे, इस स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। 10 और 3 आपका कितना हो गया, 13। यानी कि इस स्मॉल ब्रैकेट का हल करने पर कितना आया, 13। कितना आया आपका, 13 आया। तो हल करेंगे यहाँ पर, ये जो है इधर भी गुना कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 3 12। 12 माइनस आपका कितना हो जाएगा, -13। कितना हो गया, -13। तो हल करेंगे 4। यहाँ पर आपका 12 - 13 है तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो प्लस प्लस बाहर में प्लस है, अंदर -1, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो -1 होगा। यानी कि 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आंसर आएगा, तो 3 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में मैं आपको समझा चुका हूँ कि ग्राफ में आपसे बोला क्या गया। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि D5 में विनिर्मित जूतों की संख्या प्रतिदिन विनिर्मित जूतों की औसत संख्या से कितना अधिक है। तो D5 यानी कि 5वां दिन में जो है, 5वां दिन में जो है जूतों कितने जो है टोटल जूते के निर्माण कराया गया था। तो टोटल जो है 966 जूते का निर्माण जो है 5वें दिन में कराया गया था। फिर हमें जो है तुलना किससे करना है, यानी कि हमें जो है अब किससे चाहिए, टोटल जूतों की संख्या का औसत चाहिए जितना का निर्माण किया गया है। तो मैं यहाँ पर जो है टोटल जूतों की संख्या का योग एक पहले वाले क्वेश्चन में निकाल चुका था। आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 2 शायद था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 तो नहीं है, हाँ यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। तो यहाँ पर जो है आपका टोटल जो है क्या लाया गया था, यहाँ पर टोटल जूतों की संख्या लाई गई थी। तो आपको जो है ग्राफ को हमेशा क्या करेंगे, परीक्षाओं में एक जगह सॉल्यूशन करेंगे, ताकि जो है अगर आपको दूसरा ग्राफ कुछ उससे रिलेटेड मिले तो आप उसको आसानी से हल कर ले। क्योंकि हमें औसत चाहिए, जो अगला जो 14वां नंबर में क्वेश्चन है उसमें क्या चाहिए, हमें औसत चाहिए। तो औसत निकालने से पहले हमें टोटल जूतों की संख्या का योग निकालना होगा। तो योग तो हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, कितना था, 6230 था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग औसत निकाल लेंगे। तो 6230 आपका क्या था, टोटल जूतों की संख्या थी। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल दिनों से भाग करेंगे। तो टोटल कितने दिन थे, 7 दिन थे। 7 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 7 8 56, आपका 6 बचा तो 7 9 63, यानी कि 890 आपका क्या हो गया, एवरेज औसत, यानी कि औसत जूते का निर्माण हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा है, यानी कि डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो अंतर कितना हो जाएगा, 966 माइनस 890 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 76 होगा। यानी कि डिफरेंस आपका कितना आ गया, तो 76। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका क्या है, ग्राफ का ही क्वेश्चन है। ग्राफ आपको समझा चुका हूँ। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि D1 में विनिर्मित जूतों की संख्या D7 विनिर्मित जूतों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो D1 में जो है कितना निर्माण किया गया, 720। D1 में जो है टोटल 720 जूतों का निर्माण किया गया।
और D7 में जो है कितना निर्माण किया गया, तो 1200 जूतों का निर्माण किया गया। कितना जूतों का निर्माण किया गया, 1200 का। तो वही पूछा जा रहा है कि 720 जो है 1200 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 1200 का मान लेते कि x% है। क्या मान लेते x% है। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सुनना सुनना आपका चला गया। 12 से काटेंगे 720 को तो कितना बार में चला जाएगा, 60 बार में, यानी कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 60%, यानी कि 60% आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी लेन देन में विक्रय मूल्य और लागत मूल्य यानी कि एसपी और सीपी का अनुपात कितना है, तो 4:5 है। फिर बोला गया कि यदि विक्रय मूल्य 80 रुपये है तो हानि कितनी है। तो यहाँ पर जो है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना यूनिट दिया गया, तो 4 यूनिट दिया गया। कितना यूनिट दिया गया, 4 यूनिट। और रुपये में कितना दिया गया है, रुपये में 80 रुपया दिया गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 से 80 काटेंगे तो 20 बार में चला जाएगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितने रुपये है, 20 रुपये। हमें क्या चाहिए, हानि यानी कि लॉस चाहिए कि कितने रुपये की हुई है। तो 5 का सामान उसने 5 यूनिट में खरीदा था, 4 यूनिट में बेच दिया। कोई व्यक्ति किसी सामान को 5 यूनिट में खरीदा था, 4 यूनिट में बेच रहा है, तो हानि कितने का हो रहा है, 5 में खरीदा 4 में बेचा, तो हानि 1 यूनिट का हो रहा है, यानी कि लॉस कितने का है, 1 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू रुपये में कितना है, 20 रुपये, यानी कि उसे हानि कितने की हो रही है, तो 20 रुपये की उसे हानि यानी कि लॉस हो रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, 48 सेंटीमीटर है। यदि समचतुर्भुज की भुजा 26 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। यानी कि D1 आपका क्या हो गया, उस समचतुर्भुज का पहला डायगोनल, और D2 आपका उस समचतुर्भुज का दूसरा डायगोनल होगा। तो ये आपका क्या होता है, समचतुर्भुज के एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर तो समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दी गई है, हमें क्या करना होगा, दूसरे विकर्ण की लंबाई खुद से निकालनी होगी। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर समचतुर्भुज का मैं फिगर बना देता हूँ। यहाँ पर जो है समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, 26 सेंटीमीटर दी गई है। आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो कोई भी भुजा आप मान सकते हैं कि 26 सेंटीमीटर है, तो सभी भुजा क्या होगी, 26 सेंटीमीटर ही होगी। फिर बोला गया कि उनमें से एक विकर्ण जो है कितना है, 48 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको निकालनी होगी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज को दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, यानी कि एक दूसरे को लंब समद्वि भाजित करती है, और लंब समद्वि भाजित करती है, और एक दूसरे को जो है बराबर भागों में, जो दोनों डायगोनल है एक दूसरे को बराबर भागों में काटती है, यानी कि बांटती है। तो अगर पूरा डायगोनल एक 48 है तो आधा डायगोनल का लंबाई कितना होगा, तो अगर पूरा 48 है तो आधा कितना होगा, 24 होगा। ये आपका क्या बन गया, एक तरीके से ट्रायंगल बन गया। ये आपका क्या बन गया, एक तरीके से 26 है, 24 है। इसका हमें फिलहाल वैल्यू निकालना, अगर इसका वैल्यू निकाल लिए तो दूसरा डायगोनल का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर ये 24 है, ये 26 है, तो हाफ दूसरे वाले डायगोनल के आधा लंबाई कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा। आपको पाइथागोरस थ्योरम में जो है 2 3 4 ट्रिपलेट जो आपको हमेशा याद रखना होगा। जैसे कि 3 4 का ट्रिपलेट क्या बनता है, 5। उसी तरीके से आपका 12 5 का ट्रिपलेट क्या बनता है, आपका 12 5 का ट्रिपलेट बन जाता है 13। फिर उसी तरीके से 8 और 6 का ट्रिपलेट क्या बनता है, 10 बनता है। उसी तरीके से आपके 24 और 10 का ट्रिपलेट क्या बनता है, 26 बनता है। तो इस तरीके का ट्रिपलेट आप याद रखें ताकि आपको परीक्षाओं में समय की बचत हो। नहीं तो आप तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए, और पता है तो यहाँ पर आप आसानी से इसका हल निकाल सकते हैं। यहाँ पे ट्रिपलेट याद रखेंगे तो आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है दूसरे वाले डायगोनल की आधी लंबाई कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर।
कितनी आई 10 सेंटीमीटर। तो इस दूसरे वाला डायगोनल का कुल लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी कि इस समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। तो एक विकर्ण 48 था, दूसरा विकर्ण 20 आ गया। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका एरिया आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे हाफ इंटू D1, यानी कि पहला विकर्ण कितना था 48, दूसरा विकर्ण कितना आया 20 सेंटीमीटर। हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 से 20 काटेंगे तो 10 बार में चला जाएगा। 48 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। किसका, इस समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का एरिया आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी घन का किनारा यानी कि भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घन यानी कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 यानी कि 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि 6 गुना यानी कि 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भुजा की लंबाई कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 6 इंटू 8 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 8 8 64 होता है। 6 में क्या करेंगे 64 से गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एरिया टोटल निकल जाएगा। तो गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 6 चौक 24, 2 6 चौक 36 और 2 आपका कितना हो जाएगा 38, यानी कि 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इस घन का टोटल एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1200 रुपये की कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है वो कैसा चल रहा है, अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। फिर बोला गया कि यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है तो 18 महीने के पश्चात मिश्र धन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। उससे भी पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका रेट दिया गया है वो क्या दिया गया है, एनुअल रेट दिया गया है, यानी कि 1 साल का रेट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो ब्याज लग रहा है वो कैसा लग रहा है, अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली लग रहा है। तो अगर 1 साल में 10% ब्याज लगता है तो 6 महीने में कितना ब्याज लगेगा, तो 6 महीने 1 साल का आधा होता है। तो 1 साल में जितना प्रतिशत ब्याज लगता है उसका आधा प्रतिशत ब्याज लगेगा 6 महीने में। तो 10 का आधा कितना होता है 5% होता है। कितना होता है 5% होता है, यानी कि 6 महीने में 1200 रुपये पर 5% का ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। और 5% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। कितना होता है 1/20 होता है। तो यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि कोई जो धनराशि 20 यूनिट की है वो जो है 6 महीने में उस पर क्या हो जाता है 1 यूनिट का ब्याज लगता है। कोई जो राशि पहले 20 यूनिट थी उस पर क्या लगता है 1 यूनिट का ब्याज लगकर कितना हो जाता है, वह धनराशि 21 यूनिट हो जाती है। तो 20 यूनिट क्या है आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, 21 यूनिट आपका क्या है अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 18 महीने के लिए ये जो है चलता है। तो यहाँ पर जो है टोटल आपका जो है 18 महीने में कितने बार ये साइकिल चलेगा, एक साइकिल 6 महीने का है, एक साइकिल अर्धवार्षिक यानी कि कितने महीने का 6 महीने का है। तो 18 महीने में ये कितने बार चलेगा, 18 महीने में ये 3 बार चलेगा। तो 3 बार आपका क्या हो जाएगा 20/21 और 20/21 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका अगर गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का यूनिट में वैल्यू आएगा, और इधर गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा मिश्र धन में यूनिट का वैल्यू आएगा। तो 20 इंटू 20 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8000 होगा। कितना होगा 8000 होगा। और 21 इंटू 21 करेंगे तो आपका कितना होगा 21 इंटू 21 441, 441 इंटू 21 करेंगे तो कितना आएगा 9261 आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया प्रिंसिपल और अमाउंट यानी कि मूलधन और मिश्र धन का अनुपात में वैल्यू आ गया। आप हमेशा जो है मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि 1 से 30 तक आप स्क्वायर हमेशा याद रखिएगा और 1 से 10 तक क्यूब याद रखिएगा।
लेकिन कुछ और नंबर होते हैं, जैसे कि 11 का क्यूब भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका खास करके इस जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में काफ़ी बार प्रयोग होता है। 11 का क्यूब, 21 का क्यूब और आपका 12 का क्यूब, ये 3-4 क्यूब जो है जो कि आपके चक्रवृद्धि ब्याज में बराबर रूप में आपके प्रयोग होते हैं। तो ये कुछ जो है स्पेशल क्यूब आप याद रखिएगा, बाकी 1 से 30 तक स्क्वायर और 1 से 10 तक क्यूब आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है क्या आ गया आपका, यहाँ पर प्रिंसिपल आपका कितना यूनिट आ गया, 8000 यूनिट, और आपका मिश्र धन कितना यूनिट आ गया, 92,000, यानी कि 9,261 यूनिट आ गया। तो यहाँ पर 8,000 यूनिट का वैल्यू रुपये में कितना दिया गया, 12,000 रुपये दिया गया। तो एक यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल रुपये को क्या करेंगे, 8,000 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू। हमें क्या चाहिए, अमाउंट यानी कि मिश्र धन चाहिए। तो मिश्र धन कितना यूनिट था, 9,261 था। तो हल करेंगे, आपका यहाँ पर से आंसर आ जाएगा। हल कर लेंगे, यहाँ पर 2 शून्य 2 शून्य आपका चला गया, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि 20 बार में चला जाएगा। तो गुना करेंगे यहाँ पर 3, 6 तिया 18, 26 तिया आपका 78 हो जाएगा, 9 तिया 27, बटा आपका कितना है, 20 है। 20 आपका 1 पॉइंट ऊपर चला जाएगा अगर 0 हटा देंगे तो। यहाँ पर भाग करके देख लेंगे तो यहाँ पर आपका 13 दूनी 26, 1 2 8 16, 2 8 16, 2 9 18.21, यानी कि 13,000, यानी कि 1389.15 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट यानी कि मिश्र धन आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यन तथा के एक साथ मिलकर किसी कार्य को 240 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला गया कि के तथा जी मिलकर उसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और यन तथा जी मिलकर उसी कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो के अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जब जो है यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि यन और के मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, 240 दिन में। के और जी जो है मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, 72 दिन में। और यन और जी जो है मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, 80 दिनों में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 240, 80 और 72 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम आपका कितना हो जाएगा तीनों का, 240, यहाँ पर आपका हो गया 24 तिया 72, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 24 तिया 72, यानी कि 720 आपका क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर 720 को 240 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 3, 720 को 72 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा 10, और 720 को 80 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा 9। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि यन और के एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, के और जी एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं, और यन और जी जो है मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चलता है कि सभी व्यक्ति को अगर यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो सभी व्यक्ति मिलकर 2-2 बार काम करते हैं, यानी कि उनका जो है यहाँ पर कार्य क्षमता भी क्या हो रहा होगा, 2-2 बार जुट रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा, 2 यन होगा, 2 के होगा, 2 जी होगा, और टोटल यहाँ पर कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 3 12 10 22 होगा। तो यहाँ पर अगर तीनों का अकेले कार्य क्षमता का योग कितना हो जाएगा, तो 2 से 22 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 11 बार में। यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 11 यूनिट काम करेंगे, यहाँ से पता चल गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अकेले कितने दिनों में काम करेगा, तो समय निकालना है। तो समय बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है, यानी कि समय बराबर कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो कुल जो है कितना काम करना है, ये जो आपका एलसीएम आता है वही आपका क्या होता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है। यानी कि कुल काम करना कितना है, 720, और नीचे क्या निकालना, हमें के की कार्य क्षमता चाहिए। तो यहाँ पर जो है तीनों मिलकर 11 यूनिट काम करते हैं। तो के का यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, के का यहाँ पर यन और जी का कार्य क्षमता क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तीनों की कार्य क्षमता में से। तो क्या निकल जाएगा, के की कार्य क्षमता निकल जाएगी। तो 11 - 9 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा आपका, 2 आएगा। यानी कि यहाँ पर से आ गया कि के की जो है कार्य क्षमता कितनी है, के की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो क्या करेंगे, 720 कुल काम है,
2K की कार्य क्षमता है। हल करेंगे, आपका क्या करेंगे, हल यहाँ पर करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे 720 को तो कितना बार में चला जाएगा, 360 बार में चला जाएगा। यानी कि K उस काम को 360 दिन में करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 432 है तो उनकी आयु का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स वैल्यू पुट कर देंगे ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो हल करने में। तो यहाँ पर जो बोला गया कि दोनों के उम्र का गुणनफल कितना है, 432 है, तो दोनों की उम्र का गुणनफल कितना होगा, 3x इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x²। और 3x² का वैल्यू कितना दिया गया, 432 दिया गया है। तो हल करेंगे, 3 से काटेंगे 432 तो कितना बार में जाएगा, 3 1 3 चौक 12, 1 3 चौक 12, यानी कि x² बराबर कितना आ गया, 144। तो जब इधर स्क्वायर हटाकर उधर अंडर रूट भेजेंगे तो अंडर रूट 144 किसका वैल्यू होता है, 12 का वैल्यू होता है। यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया, 12, यानी कि 12 आया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि उनकी आयु का योग कितना है। तो एक का आयु यानी कि उनके पिता का आयु कितना था, 3x था, और उसके पुत्र का आयु क्या था, 1x यानी कि x था। तो टोटल उम्र कितना है, तो टोटल उम्र 3x प्लस x यानी कि 4x है, दोनों का मिलाकर कुल उम्र। तो हमें क्या चाहिए, 4x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू अगर 12 है तो 4x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 में 4 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, 12 चौक 48। तो यहाँ पर उनके आयु का योग यानी कि सम कितना आएगा, 48 यानी कि 48 आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 4 यानी कि 10,000 रुपये की किसी राशि को साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में निवेश किया गया। वार्षिक ब्याज की दरें क्रमशः 4%, 6%, 10% है। तो आपसे फिर बोला गया कि 4,000 का निवेश पहली योजना में किया गया। यदि 5 वर्ष पश्चात अर्जित कुल लाभ 2800 रुपये है तो तीसरी योजना में कितना पैसा निवेश यानी कि इन्वेस्ट किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कि 4,000 रुपये पर जो पहली जो राशि है, जो 4,000 रुपये राशि है, उस पर कुल मिलाकर कितने रुपये ब्याज मिला। तो पहला जो है राशि कितना था, 4,000 रुपये। पहला जो है राशि कितना था, 4,000 रुपये। और 4,000 रुपये पे कितना ब्याज लगता है, एक साल में 4% ब्याज लगता है। और कितने साल के लिए ब्याज लगा, 5 साल के लिए ब्याज लगा। तो अगर एक साल में 4% ब्याज लगता है तो 5 साल में कुल कितना ब्याज लगा होगा। तो क्या करेंगे, 5 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। यानी कि उन 5 सालों में पहले वाले धन पर 20% कुल ब्याज लगा है। तो हमें क्या निकालना होगा, रुपये में ब्याज निकालने के लिए 4,000 का 20% निकालना होगा। तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। 20 से काटेंगे 100 को तो 5 बार में, 5 से 4,000 को काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 800 बार में। यानी कि 4,000 रुपये पर कितना ब्याज बना, 800 रुपये ब्याज बना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2800 टोटल ब्याज जो है कुल राशि पर से, कुल राशि पर जो है कितना ब्याज मिला, 2800 रुपया ब्याज मिला। उनमें से 800 रुपये किस पर ब्याज मिला, पहले वाले राशि पर। यानी कि अगर माइनस कर दे तो बाकी जो बचे 2 राशि है उन पर का ब्याज निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा ब्याज, 2,000 रुपये। जो बाकी बचा हुआ ब्याज है, जो बाकी बचा हुआ राशि है, उस पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ है, 2,000 रुपये प्राप्त हुआ है। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, 2,000 जो है बची हुई राशि का कितना प्रतिशत है, क्या निकालेंगे। क्योंकि जो है 4,000 रुपये जो है पहली राशि थी, टोटल जो है धनराशि कितनी थी, 10,000। उनमें से पहला भाग जो है 4,000 रुपये लगा दिया। तो बची हुई राशि कितनी है, 10,000 माइनस 4,000 करेंगे तो कितना आएगा, 6,000। यानी कि अभी भी बची हुई राशि कितनी है, 6,000 है। और इस 6,000 पर 2,000 रुपये क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। कितने समय में, 5 सालों में मिलता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले यहाँ पर जो है निकालेंगे कि कुल मिलाकर कितना प्रतिशत ब्याज मिलता है। तो 2,000 रुपये क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। कुल कितने रुपये पर, 6,000 रुपये पर। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे यहाँ पर तो 2,000 से 6,000 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में। यानी कि कुल मिलाकर 100/3% ब्याज मिलता है। लेकिन
कितने सालों में मिलता है, 5 साल में मिलता है। तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो 20/3% आएगा। कितना आएगा, 20/3% आएगा। यानी कि 1 साल में बची हुई जो राशि है, 1 साल में 20/3% कुल ब्याज लगता है। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने हल किया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर बोला गया है कि एक जो दूसरी धनराशि थी उस पर कितना प्रतिशत का ब्याज लगता था, 6% का ब्याज लगता था। ये जो आपकी दूसरी धनराशि पर ब्याज है। फिर जो है तीसरी धनराशि पर कितना ब्याज लगता था, 1 साल में 10% का ब्याज लगता था। कितना ब्याज लगता था, 10% का। और दोनों का मिलाकर कितना ब्याज लगता था, 20/3% का ब्याज लगता था। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। तो क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस माइनस करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस डिफरेंस यानी कि अंतर निकालेंगे। तो 20/3 यानी कि 10% माइनस क्या करेंगे, 20/3%। तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 10/3% आएगा। कितना आएगा, 10/3%। फिर यहाँ पर से हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस में हमेशा क्या किया जाता है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाई जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 20/3 को 6% से घटाएंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2/3% आएगा। ये आपका क्या हो गया, इसी रेशियो में आपको क्या किया गया होगा, उन दो राशियों को बांटा गया होगा। क्या किया गया होगा, इसी रेशियो में उन दोनों राशियों को, बची हुई राशि को, यानी कि इस 6,000 रुपये को बांटा गया होगा। तो दोनों का अनुपात कितना होगा, परसेंट चला गया, 3 चला गया, 2 से काटेंगे 10 तो कितना आएगा, 5। यानी कि दोनों राशियों का अनुपात कितना है, 5:1 है। और टोटल राशि बची हुई कितनी है, 6,000 रुपये। यानी कि टोटल जो है यूनिट में वैल्यू कितना है, 5×6 यूनिट है। कितना है, 6 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, काटेंगे 6 से, 6,000 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 1 बार में। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 1,000 रुपये। हमें क्या चाहिए, उससे पूछा जा रहा है कि तीसरी योजना का जो है निवेशित पैसा कितना है। तो तीसरी योजना का यूनिट में वैल्यू कितना है, निवेशित पैसा का 1 यूनिट वैल्यू है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 1,000 रुपये। यानी कि जो तीसरा योजना पर उसने कितने रुपये निवेश किया था, तो 1,000 रुपये निवेश किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि प्राकृतिक संख्याओं में से प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा। तो आपका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब भी आपका प्रथम विषम संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यन फॉर्मूला होता है। क्या होता है, यन। यन मतलब क्या हो जाता है आपका, यन हो जाता है नंबर ऑफ टर्म होता है। क्या होता है आपका, नंबर ऑफ टर्म होता है। यन बराबर आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म। यानी कि विषम संख्याएं जो है, टोटल जो है कितनी विषम संख्याएं आई है, वही आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है, आपसे अगर बोला जाए कि प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम विषम संख्याओं का औसत पूछे तो क्या होता है, यन होता है। तो यन नंबर ऑफ टर्म यानी कि टोटल कितने विषम संख्या है, 15 है। 15 ही क्या हो जाएगा, उन 15 विषम संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या के प्रथम विषम संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज पूछे तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला यन। यन मतलब नंबर ऑफ टर्म। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि मनोज की वर्तमान आयु उसके 2 बच्चों की आयु को योग से 2 गुना है। क्या बोला गया कि मनोज की वर्तमान आयु उसके 2 सन, तो मान लेते पहला प्लस दूसरा सन, उन दोनों के आयु का योग से 2 गुना है। तो यहाँ पर मान लेते इन दोनों का आयु का योग कितना, यक्स है। तो मनोज का आयु कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि इसे 2 गुना है। फिर आगे बोला जा रहा है कि 20 वर्ष पश्चात मनोज की आयु उसके दोनों बच्चों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। यानी कि 20 साल बाद मनोज का आयु और इन दोनों बच्चों के योग के आयु के बराबर होगा। तो मनोज का आयु 20 साल बाद कितना होगा, तो 20 साल इसका बढ़ जाएगा यानी कि प्लस 20 हो जाएगा। और इन दोनों बच्चों का आयु का योग कितना हो जाएगा, तो पहले बच्चे का भी जो है 20 साल बढ़ेगा,
20 साल बाद पहले बच्चे का भी जो है 20 साल उम्र बढ़ेगा और दूसरे बच्चे का भी 20 साल उम्र बढ़ेगा, यानी कि यक्स में क्या कितना उम्र जुट जाएगा, तो 20 और 20 प्लस कितना हो जाएगा, 40 साल हो जाएगा। यानी कि दोनों का आयु का योग क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि 2x प्लस 20 बराबर x प्लस 40 होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर 2x इधर माइनस आएगा x, तो कितना हो जाएगा x बराबर 40 में से 20 गया तो कितना आया 20, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 20। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मनोज की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि प्रेजेंट एज क्या है। तो यहाँ पर जो है मनोज की वर्तमान आयु कितनी थी, 2x थी। ये तो इसके 20 साल बाद का उम्र जो है बोला गया था, तब इसमें 20 जोड़ा गया। उसका वर्तमान आयु क्या था, 2x यानी कि 2x थी। तो अगर x का वैल्यू 20 है, x का वैल्यू 20 है, तो 2x का वैल्यू कितना होगा, तो 20 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 होगा। यानी कि मनोज की वर्तमान आयु कितनी है, 40 साल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से C से D तक जाता है और वह x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से D से C पर वापस लौट आता है। यदि पूरी यात्रा में उस आदमी की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी आपसे बोला जाए कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी तक जाता है और उसी दूरी से जहाँ से शुरुआत किया था वही दूरी पर वापस आता है और आपसे औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड पूछा जाए, तो उसका एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। फार्मूला क्या हो जाता है आपका एवरेज स्पीड का, 2 इंटू V1 इंटू V2 बाई आपका क्या हो जाता है V1 प्लस V2 होता है। यह आपका क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल का फार्मूला होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 2 V1 यानी कि पहली चाल तो कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो इंटू x। नीचे आपका कितना हो जाएगा दोनों चालों का योग, तो एक चाल कितना था 40, दूसरा चाल कितना था x यानी कि 40 प्लस x हो गया, और उनका औसत चाल कितना दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, यानी कि उनका औसत चाल कितना हो जाएगा 60। हल करेंगे x का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो हल करेंगे यहाँ पर, तो 20 दूनी 40, 20 तिया आपका 60 हो गया। क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4x होगा आपका, इक्वल आपका होगा 40 तिया 120 प्लस 3x, और x बराबर आपका कितना हो जाएगा 4x माइनस 3x, यानी कि x बराबर आपका कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी उस आदमी की वापस यानी कि D से C वापस लौटने की उसकी गति होगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।